अभी तक जो हम लोग चैप्टर कर चुके थे, सॉरी, साइंस में जो पहला चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके थे, फर्स्ट नंबर पे वेव चैप्टर हम लोगों ने किया था, या तरंग। वेव चैप्टर के बाद सेकंड नंबर चैप्टर पे हम लोगों ने किया था साउंड, और थर्ड नंबर चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल लाइट। इस लाइट चैप्टर में हम लोगों ने विजन डिफेक्ट या दृष्टि दोष के कॉलम को कर लिया था, और ये कहा था कि जो प्रॉपर्टीज रिमेन है वो 1 बाय 1 करके चलेंगे जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर पर, लाइट चैप्टर। थर्ड नंबर चैप्टर, लाइट या प्रकाश। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेगुलर इससे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, और मोस्टली जो इसके क्वेश्चन आएंगे वो उसके एग्जाम्पल से आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे। तो चलिए सबसे पहला इसमें जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे फर्स्ट नंबर पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो फर्स्ट नंबर पर जो टॉपिक होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। पीयूष तुमको 4 बजे से है। क्या हुआ? हाँ ठीक है, क्या हुआ? चलो फर्स्ट क्लास जो हम लोग का पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में यदि प्रॉपर्टीज देखें, हेडिंग में लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में हमें क्या देखना है कि कोई भी सरफेस हो, ठीक। अब इस सरफेस की एक खास बात होनी चाहिए कि सरफेस ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब पारदर्शी नहीं होनी चाहिए। इधर प्रकाश इसे पार करके दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के कॉलम में हमें ये दिखाई दे तो वह प्रकाश यूं आए और टकरा कर इससे वापस जाए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सीधा सा मतलब ये दिखाई देता है कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है, तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। When light return after to strike any smooth surface, when light return after to strike any smooth surface known as reflection of light। तो टॉपिक में भी लिखते चलेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये वाली जो हमें लाइट दिखाई दे रही होगी, इसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट, इंसिडेंट रेज लिख सकते हो, इंसिडेंस लाइट लिख सकते हो, ठीक है। आपतित किरण। और ये वाला प्रकाश टकरा कर वापस जा रहा है तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिव लाइट या परावर्तित किरण। परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टिव लाइट। नेक्स्ट, जब कभी आप सामान लेने जाते होगे तो एक पैरामीटर होता होगा। यदि सामान कोई तौल रहा है तो आप देखोगे कि पैरामीटर इस तरफ झुका है, इसका मतलब इधर वेट ज्यादा होगा, और अगर पैरामीटर इस तरफ है तो आपको लगेगा वेट इधर ज्यादा होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर भी चेक करने के लिए आप बीच में एक पैरामीटर डालो, बीचों बीच। और ये जो बीचों बीच पैरामीटर आएगा, इसको हम कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब। नॉर्मल या अभिलंब। कंफर्म है आप लोग यहाँ तक? तो बस हमें पॉइंट में क्या देखना है कि प्रकाश आया और प्रकाश सब सतह से टकरा कर दोबारा वापस जाए। अगर आपने इस तरीके से मिरर ले रखा है और सूर्य यहाँ पर हो, तो प्रकाश यूं आएगा और टकराने के बाद यूं जाएगा। जिस एंगल से आया है उतने ही एंगल से जाएगा। तो एंगल हमेशा यहाँ पर बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसे इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं, ठीक।
भाई अगर आपतित किरण से बन रहा है तो ये आपतन कोण होगा ना, इंसिडेंट एंगल, और ये वाला क्या होगा, परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक, और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होंगे। ठीक, तो यहां पर आप डिफिनीशन में लिख लेना फिगर बनाने के बाद। प्रकाश जब किसी सतह से, हिंदी मीडियम वाले लिख लो फिर इंग्लिश मीडियम वाले, किसी सतह से टकरा कर वापस हो, प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर वापस हो, इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखें, व्हेन लाइट रिटर्न, व्हेन लाइट रिटर्न आफ्टर टू स्ट्राइक, when light return after to strike any smooth surface, when light return after to strike any smooth surface known as reflection of light। कंफर्म यहां तक। अब यहां पर जो हमें देखना है, ये चीज तो हम लोगों ने देख ली, रिफ्लेक्शन की प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस हो तो उसको ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलम में देखें रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट में देखेंगे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम। नेक्स्ट में डालना रूल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम। दो रूल होते हैं रूल ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देयर आर टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, देखो पहला नियम क्या दिखाई देता है, बिल्कुल क्रैम करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं। देखो पहला रूल जो आपको दिखाई देता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं, है या नहीं। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल एंड नॉर्मल, दिस ऑल हैव बिकम एट अ सेम प्लेन सेम पॉइंट। यही इसका पहला रूल होगा। तो पहले रूल में लिखना आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के, तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं। एग्जाम में क्या दे दिया था प्रकाश के परावर्तन में, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ऑप्शन ए में दे दिया था एक तल के एक बिंदु पर, ऑप्शन दो में दे दिया था कि दो तल के अलग अलग बिंदु पर। ठीक, ऑप्शन थ्री दे दिया था कि एक ही तल के दो अलग अलग बिंदु पर। तो पहला वाला सही होगा ना, कि एक ही तल के एक बिंदु पर है ना ये तीनों। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड में चेक करो, जो दूसरा रूल है। याद रखना मैंने कहा था जब आप मिरर यूं लोगे और प्रकाश यूं आया है तो टकराकर यूं वापस होता है। ठीक, तो हमेशा याद रखना ये दोनों एंगल सेम होंगे, कभी भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो जो दूसरा रूल है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। इंसिडेंट एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल। तो सेकंड में लिखना आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण मींस इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। कंफर्म है सभी लोग यहां तक। ठीक,
अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो प्रकाश के परावर्तन के जो आपको एग्जाम्पल्स पूछ रहा होता है, सपोज पूरे दुनिया में अगर आपको कोई भी चीज दिखाई देती है तो उसकी सिर्फ एक वजह है, प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश उस चीज से टकरा कर जब लौटता है तो ही आप उस चीज को देख सकते हो। क्लियर सी बात समझ में या नहीं? सपोज करो कि अगर कोई ऐसा मटेरियल बनाया जाए, जो इस समय साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि कोई ऐसा केमिकल बनाया जाए कि आपने इस पेन पर उसे लगा दिया। अब जब प्रकाश आकर इस पेन से टकराया और इसने प्रकाश को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया तो प्रकाश वापस नहीं हुआ ना, ये चीज दिखनी बंद हो जाएगी, मतलब अदृश्य हो गई या इनविजिबल हो गई। इसका मतलब कि अगर ऐसा कोई केमिकल बना लिया जाए और उस कपड़े को पहनकर अगर कोई व्यक्ति क्लास में बैठा है तो लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वो अदृश्य होगा। बात समझ में या नहीं? तो कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो उसकी सिर्फ एक वजह है, प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश आ रहा है और इस पेन से टकराकर यूं वापस जा रहा है, तभी आप इस पेन को देख सकते हो। क्लियर सी बात समझ में या नहीं? तो पहला एग्जाम्पल आप लिख लेना प्रकाश के परावर्तन में, एवरी ऑब्जेक्ट सीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रत्येक वस्तु, एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखना, प्रत्येक वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। प्रत्येक वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। कंफर्म? एवरी ऑब्जेक्ट व्यू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां तक कंफर्म। नेक्स्ट देखो, घर में मिरर है ना, घर में अगर मिरर होगा तो मिरर को आप दर्पण कहो या मिरर कहो, ठीक है, एक ही बात होगी। अगर मैं ये कहूं कि भाई मिरर का काम क्या है, मिरर का क्या काम होता है, राइट? भाई मिरर का सिर्फ एक ही काम है कि वो आपकी इमेज बनाए। अगर मिरर आपका प्रतिबिंब नहीं बनाता है तो फिर वो तो मिरर रहा ही नहीं, किसी काम का नहीं होगा। आप मिरर को तभी तक यूज करते हो ना जब तक वो आपकी इमेज बना रहा है, तो इसका काम ही यही था। ठीक, अगर कोई पूछे कि दर्पण क्या करता है तो प्रतिबिंब बनाता है, पूछे क्यों बनाता है तो हमें बताना है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर इसे समझना चाहो, सपोज करो आपने एक टॉर्च ली और कमरे में अंधेरा था और आपको ये लगा कि मैं खुद को देखूं, तो भाई अंधेरे में तो आप खुद को देख नहीं सकते। अब आपने टॉर्च को यदि मिरर पर जलाया तो आपका फेस इसमें दिखाई नहीं देगा। आप टॉर्च को अपने फेस पे जलाओ तो देखना आपका फेस शीशे में दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर सी बात समझ में ही नहीं? तो अगर हमें नेक्स्ट पॉइंट में एग्जाम्पल कहे तो हम ये कह सकते हैं सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ऑल मिरर क्रिएट्स इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन, सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो ना? तो एक बात तो हमें पता चल गई कि जो फिजिक्स चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक लेंस, ठीक, और एक पढ़ते हैं दर्पण। तो भाई दर्पण किसके साथ पढ़ा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मिरर का सिर्फ एक काम है लाइट को रिफ्लेक्ट करना, और जब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो आपकी इमेज बनाता है। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो? ठीक, तो चलो, इसका मतलब प्रकाश के परावर्तन में ही हम टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे? मिरर। ठीक, तो हेडिंग में डालना मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले कॉलम में ही आप डालोगे मिरर या दर्पण। दर्पण या मिरर। और मिरर का काम अभी हम लोगों ने लिख लिया ना कि मिरर क्या करता है? इमेज बनाता है। रियली वो इसकी डिफिनीशन भी है कि सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ऑल मिरर क्रिएट्स इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमें ये देखना है टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होंगे? कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? कौन कौन से? प्लेन,
मीन्स समतल दर्पण। नेक्स्ट कौन सा होगा? कॉनकेव या अवतल दर्पण। और नेक्स्ट कौन सा होगा? कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। देखो, तो टाइप फर्स्ट ए में हम लिखते हैं समतल दर्पण या प्लेन मिरर। नेक्स्ट बी नंबर पर कई बार अवतल और उत्तल ना लिखकर डायरेक्ट लिखेगा गोलीय दर्पण। क्या लिखेगा? गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका हो गया अवतल या कॉनकेव। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। और सेकंड हो जाता है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स। तो टाइप्स में लिख लेना समतल, नेक्स्ट में स्फेरिकल या गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो पार्ट हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देख लेते हैं कि क्यों गोलीय कह रहे हैं, क्यों समतल कह रहे हैं। एक चीज बताओ, मैथ जब आप पढ़ते हो और अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो तो स्ट्रेट लाइन की एक खास बात होगी ना, ये ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक सीधी ही रहेगी ना। एक बात याद रखना, स्ट्रेट लाइन की खासियत होगी कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन खींचनी शुरू की तो ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक सीधी ही रहेगी। लेकिन लाइन को थोड़ा सा कर्व करो या मोड़ो तो, अगर मैं एक लाइन को मोड़ दूं तो मुड़ी हुई लाइन अंत में जाकर एक स्फीयर ही तो बनाएगी। बात समझ में ही नहीं। अगर लाइन कर्व है तो कर्व लाइन हमेशा क्या बनाती है? कि स्फीयर या गोला बनाएगी। बात समझ में ही नहीं। तो लाइन दो तरीके से हो सकती है, या तो स्ट्रेट हो, सीधी हो, या लाइन कैसी हो? कर्व। कर्व मतलब मुड़ी हुई, ठीक है। या इसे हिंदी में कहते हैं वक्र। या तो सीधी रेखा होगी या वक्र रेखा होगी, ठीक है। तो भाई अगर कर्व लाइन है तो क्या बनाएगी? स्फीयर बनाएगी या नहीं? तो देखो भाई, अगर कर्व का ये सेंटर होगा या नहीं, ये कर्व का सेंटर होगा, इसी ने स्फीयर बनाया या नहीं, तो इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो कर्व है ना, तो इस चीज को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बस अब मेरा मतलब मेन ये था कि आप ये समझ जाओ गोलीय दर्पण है, ठीक। अब जरा इसे पार्ट में कट करो तो, अगर यहां से इसे कट कर लें तो दो पार्ट हुए या नहीं। एक बार आप पॉलिश बाहर की तरफ से कर दो, ठीक। और पॉलिश बाहर की तरफ से कर दें तो ये वाला हाफ पार्ट लें, इस वाले हाफ पार्ट को ना, तो देखो पॉलिश आपने यहां कर दी है या नहीं। अब तो रिफ्लेक्शन अंदर से होगा ना। एक बार पॉलिश अंदर की तरफ से कर दो तो अब रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ से होगा या नहीं। तो इस हाफ वाले पार्ट को यहां रख दें, ये अंदर आपने पॉलिश कर रखी है। बात समझ में है या नहीं। देखो उठा हुआ तल है ना, मीन्स उभरा हुआ तल। अगर उभरा हुआ तल है तो उत्तल। बात समझ में है या नहीं। कैसा तल था? उभरा हुआ तल। तो उभरा हुआ तल तो उत्तल। अब जरा देखो यहां अंदर की ओर तल है ना, और जब अंदर की ओर तल होगा तो अ से अंदर और अ से अवतल है ना, ठीक। अंदर की ओर तल तो अवतल। देखो केव लिखा है ना, और केव का मतलब गुफा, और गुफा हमेशा अंदर की ओर होती है ना। बात समझ में आई। अगर अंदर की ओर तल होगा तो अवतल, और उभरा हुआ तल होगा तो उत्तल। अब अगर दो एग्जाम्पल ले, मैं कहूं एक तालाब, तालाब का स्ट्रक्चर यूं होता है ना, तो तालाब अवतल स्ट्रक्चर का है या नहीं? क्योंकि तालाब का तल अंदर की ओर है ना, तो तालाब क्या हो गया? अवतल। सपोज करो एक माउंटेन लू, माउंटेन का स्ट्रक्चर यूं है ना, तो माउंटेन उभरा हुआ तल है, तो माउंटेन का स्ट्रक्चर कैसा हुआ? कॉन्वेक्स। बात समझ में आई। उभरा हुआ तल तो उत्तल, अंदर की ओर तल तो अवतल। तो अंदर की ओर है इसीलिए तो केव है। बात समझ में आई या नहीं। ठीक। तो पहली हेडिंग हम क्या से शुरू करें?
समतल दर्पण से। कंफर्म हो? तो पहली हेडिंग आप सभी लोग ले लो, प्लेन मिरर, और इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं 1 बाय 1 करते हैं। चलो, तो पहली हेडिंग दर्पण में ले लो, प्लेन मिरर। चलो, ए नंबर हेडिंग पर प्लेन मिरर या समतल दर्पण। समतल दर्पण। और समतल दर्पण का भी काम क्या होगा? इमेज बनाएगा। भाई सभी दर्पण क्या करते हैं? इमेज बनाएंगे, तो समतल दर्पण भी क्या करेगा? इमेज बनाएगा। भाई आपके घर में यही प्लेन मिरर ही रखा हुआ है ना। ठीक, तो चलो, अगर हमें यह पता है कि सभी दर्पण इमेज ही बनाते हैं, तो हम लोगों ने हेडिंग में लिख लिया कि भाई इसका काम भी होगा कि ये प्रतिबिंब बनाए या इमेज बनाए। अब इससे जो बनने वाली इमेज होंगी, यही आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो 1 बाय 1 पॉइंट हम लोग चेक करके देखेंगे कि इससे बनने वाली इमेज कैसी होंगी और इसके पॉइंट्स कितने बन सकते हैं। सपोज करो घर में आप लोगों ने एक प्लेन मिरर लिया यूं, और प्लेन मिरर के सामने जब आप जाकर खड़े हुए और इस प्लेन मिरर ने आपकी इमेज बनाई, तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। पॉइंट नंबर ए में पूछे कि समतल दर्पण से बनने वाली इमेज या प्रतिबिंब सीधा था, मींस इरेक्ट। तो जब आप समतल दर्पण के सामने जाकर खड़े होते हो, तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, या ऑप्शन देगा बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा है, इरेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में दे दे लैटरल इन्वर्ट या पार्श्व उल्टा। ये आपके ऑप्शन हो गए कि लैटरल इन्वर्ट। ऑप्शन डी दे दे इनमें से कोई नहीं। कौन सा लगता है? बनने वाली इमेज कैसी होगी जब समतल दर्पण के सामने होगी? देखो, सीधे वाले कॉलम को आप चेक करके देखो। सपोज जैसे आप समतल दर्पण के सामने जाकर खड़े हुए, ठीक, अगर आप लोगों का फेस मेरी तरफ है और मैं कहूं आप अपना दाहिना हाथ उठाओ, तो कौन सा उठाओ? इधर वाला हुआ ना। और मुझे दाहिना उठाना हो तो, ठीक, अगर मैंने ये दाहिना हाथ उठाया तो आप तो इधर हो, तो आप इधर उठाओगे ना। अगर मेरा फेस इस तरफ और मुझसे कहे दाहिना हाथ, तो लो मैंने दाहिना उठा दिया। जब मेरा फेस इस मिरर की तरफ है और जब मैं दाहिना हाथ उठा रहा हूं, तो ये बायां उठा रहा है ना नकल करके। कंफर्म? जबकि इसे उठाना तो ये वाला चाहिए था ना, लेकिन इसने कौन सा उठाया है? लेफ्ट। बात समझ में आई या नहीं? भाई जब आपका फेस इस तरफ था तो आपने अपना दाहिना हाथ उठाया, तो इसने आपकी नकल की, तो इसने अपना कौन सा हाथ उठाया? लेफ्ट उठाया ना। अगर ये अपना दाहिना उठाता तब तो ये वाला हाथ उठना चाहिए था। बात समझ में आई या नहीं? अब कंफर्म हो? तो भाई सीधा तो बन नहीं सकता। अगर उल्टा कहें, तो उल्टा का मतलब जब आप मिरर के सामने जाकर खड़े हो और आपका सर नीचे और पांव ऊपर दिखने लगे, ऐसा नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब उल्टा भी नहीं बना। अगले पे आ जाओ, पार्श्व उल्टा या लैटरल इनवर्ट। आपको जो ये शरीर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे लैटरल पार्ट कहते हैं या पार्श्व हिस्सा। ठीक है, पार्श्व हिस्से का उल्टा बन रहा है ना। बात समझ में आई? भाई ये मेरा पार्श्व हिस्सा था, मैंने उठाया राइट हैंड, तो ये उल्टा उठा रहा है लेफ्ट हैंड। यही हुआ ना। तो जो उल्टा चित्र बना है वो पार्श्व उल्टा बना है ना। अगर उल्टा कह नहीं सकते, उल्टा कहते तो सर नीचे हो जाता, पांव ऊपर हो जाता, लेकिन पार्श्व उल्टा बना है ना। आपने राइट हैंड उठाया, इसने लेफ्ट उठा दिया। ठीक, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? पार्श्व उल्टा। और ऑप्शन साथ साथ देता चल रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको कैसे ऑप्शंस देकर पूछेगा। तो लिख दो लैटरल इनवर्ट, लैटरल इनवर्ट। यहां तक कंफर्म हो? चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट चेक करो। सपोज करो अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है, ऑप्शन ए में आपको दे कि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है,
या रियल। ठीक। ऑप्शन नंबर बी दे दे कि बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक है या इमेजिनरी। ऑप्शन नंबर सी में दे दे कि बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी है या वर्चुअल। और ऑप्शन नंबर डी दे दे इनमें से कोई नहीं। तो जब आप समतल दर्पण के सामने जाकर खड़े हुए तो आपकी इमेज जो बनी है वो वास्तविक है या काल्पनिक मीन्स इमेजिनरी है या आभासी मीन्स वर्चुअल है या नन ऑफ द एबव, इनमें से कौन सी होनी चाहिए। ठीक, देखो वास्तविक है नहीं, आप ही वास्तविक हो, गार्जियन आपको ही बर्दाश्त कर ले उतना ही काफी। एक ही बर्दाश्त नहीं होते हो, ठीक है, दो चार कहां से बर्दाश्त हो गए, तो वो आप रहे। नेक्स्ट में आ जाओ, काल्पनिक। भाई आपके कल्पना से चित्र थोड़ी बनेगा, वरना आपकी कल्पनाएं रोज चेंज होंगी। कभी समतल दर्पण के सामने जाके खड़े होगे, सोचोगे आज मैं टाइगर श्रॉफ लग रहा हूँ, कल को लगे कि मैं ऋतिक रोशन लग रहा हूँ, ठीक है, गर्ल्स को लगे कि आज मैं कैटरीना कैफ हूँ, तो ये तो बेचारा यूं परेशान हो जाए। आपकी कल्पना से इमेज नहीं बनेगी, आप हो और आपके होने का आभास दे रहा है ना वर्चुअल। भाई आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं ना, कितने लोगों की तो इतने होते हैं जैसे लगता है छोटा मोटा देश बसा लेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, भाई जितने वर्चुअल फ्रेंड्स हैं वो हैं तो आपके फ्रेंड, होने का आभास देते हैं तो नहीं ना। 10-20 को जानते हो, बाकी जो 5,000 का एक देश बसा रखा है वो सिर्फ आपके होने का आभास देते हैं। जो रियल फ्रेंड होगा वो तो आपके साथ होगा। इसीलिए जो इंटरनेट की दुनिया उसको कहा जाता है वर्चुअल दुनिया। बात समझ में ये नहीं, तो होने का आभास देती है नहीं। तो इसलिए आपके होने का आभास है, तो बनने वाली इमेज कैसी होगी, वर्चुअल या आभासी। साथ में ऑप्शन इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपके ऑप्शन ही यही आएंगे। बात समझ में है नहीं। एक तो मैं डायरेक्ट लिख देता कि प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होगा, आभासी होगा। लास्ट में जब ये सब आता तो हो सकता आपके लिए कंफ्यूजन होती, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो तो साथ में जो ऑप्शन बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता चलूं। अब नेक्स्ट देखो, जब आप इस पे जाकर खड़े हुए थे समतल दर्पण के सामने, तो जो इमेज बनी वो आपके बराबर है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब या तो वस्तु के बराबर बने या वस्तु से थोड़ी सी बड़ी बने। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु से थोड़ी सी छोटी भी बन सकती है। ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रा लार्ज, जरूरत से ज्यादा बड़ी बन जाए। बात समझ में आई या नहीं। तो जब आप समतल दर्पण के सामने जाकर खड़े होगे तो वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर। ये तीनों नहीं, तो नेक्स्ट में डालो वस्तु के बराबर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। कंफर्म है यहां तक, ये लिख लो और ऑप्शन इसलिए डाल लो कि थोड़ा सा क्लियर भी रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर क्वेश्चन किस ढंग से टैकल्स होंगे। यहां तक एश्योर्ड हो सभी लोग, ठीक। चलो पॉइंट नंबर 4 तलाश है। पॉइंट नंबर 4 में जो नेक्स्ट पॉइंट होगा लाइन में लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। एक तो हो मैं कि इतनी बड़ी लाइन लिखवाऊं कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होगा, क्यों लिखें। लिख ही रखा है समतल दर्पण से क्या बनेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा, पार्श्व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर। नेक्स्ट में देखो, सपोज ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक पे एक समतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। कौन सा दर्पण है या नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई चीज मिरर तब होगी जब उसके पीछे पॉलिश करोगे, जब तक पॉलिश नहीं तब तक मिरर नहीं। बात समझ में है नहीं। और पॉलिश किस चीज की करते हो, जो मिरर आप लाते हो उसके पीछे पॉलिश या तो सिल्वर की हो
ठीक है, या इसके पीछे पॉलिश मर्क्यूरी की हो, जिसे आप पारा कहते हो, मर्क्यूरी या पारे की पॉलिश होगी, या सिल्वर की पॉलिश होगी जिसे आप चांदी कहते हो, या लेड ऑक्साइड होगा। ठीक है, या तो सिल्वर की पॉलिश होगी, या मर्क्यूरी की होगी, या लेड ऑक्साइड की, लेड ऑक्साइड। लेड को शीशा कहते हैं ना, शीशे का ऑक्साइड, ऑक्साइड को ऑक्साइड ही कहोगे। हाँ ठीक है, लेड को शीशा कहते हैं तो शीशे का ऑक्साइड, ठीक है, तो लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड TbO2। ठीक है, अब यहाँ के केस में देखें तो ये रेलवे में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और SSC में, कि दर्पण के पीछे पॉलिश किस चीज की होती है, तो सिल्वर की भी हो सकती है, मर्क्यूरी की भी हो सकती है, लेड ऑक्साइड। ठीक, चलो। तो क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे यहां से, सपोज करो ये एक प्लेन मिरर हो। अब प्लेन मिरर की तरफ आपने पॉलिश कर दी, तब हो गया ना मिरर। अगर पॉलिश ना करते और सुबह सुबह जाकर इसके सामने खड़े हो जाते, तो आदमी सबसे ज्यादा स्मार्ट कब लगता है, जब सुबह सोकर उठता है। ठीक है, खुद को भी देख के डर सकते हो। अब सुबह सुबह गए और मिरर के सामने खड़े हो गए, पॉलिश था नहीं, तो ये मिरर भी नहीं था। इस तरफ एक बंदर बैठा हुआ था, और आपने देखा और आपको सदमा लग गया कि हे भगवान, आज रात भर में मैं ऐसा हो लिया, तो हार्ट अटैक से चल बसोगे। भाई ये कंडीशन ना हो तो पॉलिश करके रखो। ठीक, अब सपोज करो अगर इस तरफ आपने पॉलिश कर दी, तो याद रखना यहां पर अगर आप खड़े हो तो इमेज हमेशा पीछे बनेगी ना, इस साइड। याद रखना, कभी भी अगर आपको यूं फिगर दिख जाए, तो जिस तरफ पॉलिश है उस तरफ इमेज है। बात समझ में ये नहीं, इस तरफ क्या होगी, इमेज या प्रतिबिंब, और इस तरफ क्या होता है, वस्तु या ऑब्जेक्ट। कंफर्म हो। ठीक, जिस तरफ पॉलिश्ड होगा उस तरफ क्या होगी, इमेज, और फ्रंट पे हमेशा क्या शो करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन ये दे कि सपोज यदि समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पर रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, यदि आप समतल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब ये डिस्टेंस भी हमें बतानी होगी ना। ठीक, अब आपको ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन ए प्रतिबिंब 5 मीटर की दूरी पे बनेगा, तो भाई ये भी तो दे सकता है नहीं 10 मीटर की दूरी पर ही बन रहा होगा। सपोज करो उसे लगे नहीं दोगुनी दूरी पर बन रहा है, 20 मीटर की दूरी पर, हो सकता है नहीं। ठीक, या दे देना ना आप दाएब। तो याद रखना, अगर आप 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो इमेज की दूरी भी कितनी होगी, 10 मीटर। कंफर्म। नेक्स्ट जरा ओवरऑल देखो तो, अगर मैं ओवरऑल बात करूं और आपसे क्वेश्चन ये दे दे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की कुल दूरी 20 मीटर होगी ना। अगर आप 10 मीटर पे खड़े थे तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, 10 मीटर की दूरी पर ही बना है। मतलब दूरी क्या होगी, हमेशा समान होगी, इक्वल। तो अगर ये कह दे कि भाई तब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में कुल दूरी कितनी, तो 20 मीटर हुई या नहीं। क्या इसमें लाइन लिखने की जरूरत है, एज इट इज पॉइंट नंबर 4 में बना दो। कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर खड़ा होगा, ठीक है, इमेज की भी दूरी उतनी ही होगी। सपोज अगर यहां आपके घर का रोशनदान होता, तो यहां पर भी रोशनदान बनता ना सेम उतनी ही दूरी पर। अगर यहाँ पर एक फैन होता तो सेम इस फैन की नकल यहाँ बन रही होती या नहीं बन रही होती, और आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ दिखते। तो इक्वल डिस्टेंस चल रही है या नहीं। ठीक, तो इक्वल डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी जितनी दूरी पर खड़ा होगा ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट नंबर 4 लिख लेना, उसके बाद बता दे। क्या बताया?
कंफर्म हो सभी लोग? पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। सर फोर्थ पॉइंट बता दीजिए। यही तो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की इमेज दिखाई दे रही है। बस सीधा सा मतलब कोई भी वस्तु जितनी दूरी पर खड़ी होगी उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही समान दूरी पर बनेगा। देखो 10 मीटर पे आप खड़े थे ना, तो समतल दर्पण से बनने वाली इमेज भी कितनी मीटर की दूरी पे बनी थी? 10 मीटर की दूरी पर। यही है आपका पॉइंट नंबर 4। ओके सर। पॉइंट नंबर 5 करें। यस पॉइंट नंबर 5 में जो नेक्स्ट हम लोग लें, मैंने कहा कि इस तरफ हम लोग ले लेते हैं मिरर को। इस तरफ हमेशा वस्तु होगी ना, और इस तरफ हमेशा क्या होगा? प्रतिबिंब। सपोज आप इस तरफ खड़े हो, तो जो इमेज बनी वो इस तरफ बन रही है ना। देखो, अगर आपने समतल दर्पण की तरफ चलना शुरू कर दिया तो आपकी कुछ वेलोसिटी होगी ना। कंफर्म? तो मैं ये कह सकता हूं यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेलोसिटी से चले तो v की जगह मैं कह दूं 10 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समतल दर्पण की तरफ चलना शुरू कर देते हो, तो आपसे ये पूछेगा ना कि प्रतिबिंब की क्या होगी? पूछ सकता है नहीं? यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो प्रतिबिंब की चाल दे दे 10 होगी, 20 होगी, 5 होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक बात याद रखना, अगर ये v है तो रिलेटिव स्पीड होगी 2v। क्या होगी? तो कितनी है? ये 10 है ना, तो इसका मतलब 10 में मल्टीप्लाई 2 करें ना, तो स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका मतलब यदि वस्तु की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे तो रिलेटिव स्पीड आपको कितनी दिखाई देगी? 20 किलोमीटर पर आवर। कंफर्म? तो पॉइंट नंबर 5 में एज इट इज डाल दो रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक गति, रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की सापेक्षिक गति, प्रतिबिंब की सापेक्षिक या रिलेटिव। क्वेश्चन सीधा सा समझ लो, यदि वस्तु की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो प्रतिबिंब की सापेक्षिक चाल, यदि ऑब्जेक्ट की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो जो इमेज है उसकी सापेक्षिक चाल कितनी होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो याद रखना चाल नहीं, रिलेटिव, क्योंकि इसके रिलेशन में, आपके रिलेशन में ये चल रहा है ना। ठीक, तो हमेशा रिलेटिव स्पीड यहां पर कहेंगे सापेक्षिक चाल। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो? नेक्स्ट में Yes, sir. पॉइंट नंबर 6। चलो पॉइंट नंबर 6। सर रिलेटिव स्पीड जो होगा सर उसका जो है सर दो गुना होगा ना सर? हाँ हाँ, हमेशा 2 गुना। ठीक है, तो सर लिखना होगा ना सर वो? हाँ वो लिख तो रखा था, v को 2v करना है। ठीक अच्छा, है, ये सर यहाँ पे जो पॉइंट 5 नंबर लिखे हैं सर, उसमें प्रतिबिंब हाँ का सापेक्षिक गति जो होगा सर, हाँ वो देखो, उसकी जो है एक रियल मिनट, गति का 2 गुना। ये प्लेन मिरर था ना, जी सर। आप यहां पर थे और आपकी चाल यदि v थी, ठीक है, तो इमेज की चाल सापेक्षिक गति 2v हम लोगों ने कह दी थी ना, 2 गुनी। जी सर। तो सपोज करो अगर आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यही था आपका पॉइंट नंबर 5। और ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे दिखाई दे रहा है ये रिलेटिव स्पीड है। अब कंफर्म हो ना? ओके सर। ठीक है, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 के केस में देखें, सपोज प्लेन मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट जाकर खड़ा हो रहा हो और इस ऑब्जेक्ट की हाइट हो 6 फीट, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है।
क्योंकि जो घर पे दर्पण रखा है उसमें जाकर आप अपना फेस देखते हो, ठीक। तो पूरा प्रतिबिंब तो देखा नहीं। अगर आपके मन में ये बात आए कि मुझे मेरा पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो फिर ये भी तो होगा कि कितना बड़ा समतल दर्पण होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा प्रतिबिंब या पूर्ण प्रतिबिंब, ठीक। अब अगर किसी भी वस्तु को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो सामने समतल दर्पण होना चाहिए। अब पूछे कितना बड़ा समतल दर्पण हो, तो इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट। तो आपको समतल दर्पण चाहिए आधा, हमेशा हाफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट लेंथ, हमेशा वस्तु की लंबाई का आधा समतल दर्पण होगा कम से कम, तो आप पूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति 5 फीट का रहा होता तो समतल दर्पण कितना चाहिए, 2.5 फीट का। कंफर्म। तो किसी भी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। कंफर्म। तो इस पूरी लाइन को लिखने से बेटर क्या है, ये 6 फीट है तो ये क्या है, वस्तु है ना। यदि वस्तु की हाइट 6 फीट है तो जो समतल दर्पण आपने लिया है वो कितना लिया है, 3 फीट। इतने से ही सारी बात क्लियर हो गई या नहीं, लाइन लिखने की जरूरत तो है नहीं। इतना ही पॉइंट बना लो कि किसी भी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। पॉइंट नंबर 6 तक सभी लोग को क्लियर है या नहीं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही यूं उठाकर देता है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब लेटरल इन्वर्ट है, वर्चुअल है, वस्तु के बराबर है, ठीक है। और साथ में जो अभी हम लोग कर रहे थे कि स्पीड क्या होगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, यदि 10 मीटर पे खड़ा है तो 10 मीटर पर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या देख लिया कि वह पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने समतल दर्पण की आवश्यकता है, तो कह देना वस्तु की लंबाई का आधा। बस इतना याद रखना, किसी भी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता हो। नेक्स्ट में पॉइंट नंबर 7, चलो पॉइंट नंबर 7 में लेके चले। तो पॉइंट नंबर 7 में काउंट करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंब की संख्या। पॉइंट नंबर 7, प्रतिबिंब की संख्या। या नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज में कुछ कंडीशन लेंगे, तो कंडीशन नंबर ए, ठीक। अब कंडीशन नंबर ए में देखें, हेडिंग में लिख लो फिर करते हैं। लिख चुके हो, ठीक। देखो, प्रतिबिंब की संख्या काउंट करने के लिए अक्सर क्वेश्चन आपको दे देता है। सपोज करो यहां पे 2 प्लेन मिरर हो, एक यहां हो और एक यहां हो, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट जाकर खड़ा हो, तो बीच में का मतलब ये थोड़ी हुआ कि बीचों बीच, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं भी हो सकता है। तो देखो, यदि 2 समतल दर्पण के बीच कोई ऑब्जेक्ट जाकर खड़ा हो जाए तो आपसे ये पूछेगा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या 2 होगी, ऑप्शन बी में दे दे 3 है, ऑप्शन सी में दे दे 7 है, ऑप्शन डी में दे दे इनफाइनाइट या अनंत, ठीक है। देखो, अब यहां से खास बात है, इसका फिगर यहां बनेगा ना, इसकी इमेज यहां बनेगी, तो इसकी इमेज यहां पर भी तो बनेगी या नहीं बनेगी। अब इस वाली इमेज को ये वाला मिरर बनाएगा, तो इस वाली इमेज को ये वाला मिरर भी तो बनाएगा। अब इसको ये बनाए और इसको ये बनाए, तो ये क्रम तो चलता ही रह जाएगा। तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या हुई,
इनफाइनाइट हुई या नहीं? तो लाइन में लिखना यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पण के मध्य में तो प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटिव, जिसे काउंट ना किया जा सके। क्लियर हो ना? ठीक। अब आपको कंडीशन देगा, कंडीशन नंबर सेकंड। ठीक। अब कंडीशन नंबर सेकंड चेक करके देखें कि कंडीशन नंबर सेकंड आपके लिए क्या हो सकती है। बी नंबर, ये लिख लेना तो बता देना। If object situated between two plane mirror, then the number of image will be infinite. इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, if object situated between two plane mirror, then the number of image, आगे आंसर में लिख देना infinite. कंफर्म? नेक्स्ट कंडीशन देखो। अब इसमें आपको कंडीशन जो दूसरी दे, पॉइंट नंबर बी में आपसे ये कहे कि यदि दो समतल दर्पण के मध्य थीटा कोण बने, इफ थीटा एंगल क्रिएट बिटवीन टू प्लेन मिरर। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण के बीच थीटा कोण बने तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या if theta angle create between two plane mirror then the number of image, यही हमें काउंट करना है ना भाई। मैक्सिमम एंगल कितने हो सकते हैं? 360। भाई 1 से लेकर 360 डिग्री तक का ही एंगल बना सकते हो ना। तो भाई यहाँ ये थोड़ी लिखेंगे बार बार कि यदि दो समतल दर्पण के बीच 1 डिग्री का बने, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। ठीक है, तब तो 1 से लेकर 360 तक 360 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। हम लोगों ने डायरेक्ट क्या लिखा, यदि इनके बीच थीटा कोण बने। तो थीटा कोण का मतलब 1 डिग्री का भी बन सकता है, 10 डिग्री का भी, 360 डिग्री का भी। ठीक, तो दो कंडीशन जरा लेके चेक करो। तो अब लाइन नंबर फर्स्ट देखो, यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, मिल गया ना कंफर्म? थीटा का मतलब कोण है ना। तो एक कंडीशन हमने क्या ली कि यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बने। एक कंडीशन और ले लो, मैं ये कहूं कि यदि दो समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो एक कंडीशन ये भी हो गई या नहीं? तो जरा पहली कंडीशन हम काउंट करके देखें। यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक प्लेन मिरर ये रहा और एक प्लेन मिरर ये रहा। ठीक, अब 90 डिग्री का एंगल बन गया या नहीं? तो इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया, अब ऑब्जेक्ट अगर इनके बीच में है, यही लिखा है ना। ठीक, तो यहां से हमें प्रतिबिंब देखना है। तो ऑब्जेक्ट इनके बीच का मतलब यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है ना। तो सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां खड़ा था, तो इन्हीं दोनों समतल दर्पण के बीच है ना। अब काउंट करो कुल कोण कितने हो सकते हैं। तो 360 बटे कट के कितना आया, 4। संख्या इवन है या ऑड है? सम है या विषम? इवन है ना। जब भी सम संख्या है -1 कर देना। तो आंसर कितना आ गया? सम संख्या आएगी तो हमेशा क्या करोगे, माइनस। अब इस चीज को प्रूफ करोगे तो 3 से 4 पेज में जाके प्रूफ होगा कि भाई ये एक क्यों घटाया जाएगा। तो लास्ट में हमें रिजल्ट यही मिलेगा
कि भाई सम संख्या आएगी तो -1 करना है। इक्वेशन हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाओ, यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है? 40। सर तो भाई अगर समतल दर्पण 40 में डिग्री का बन किसी रहा वस्तु है तो कुछ यूं एंगल आएगा, थोड़ा सा आउट डाउन सा लेते हुए। तो भाई एक समतल दर्पण ये रहा और एक समतल दर्पण ये रहा। हो सकता है ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा था, कंफर्म, एंगल 40 डिग्री का है ना, तो ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता था नहीं। तो अब आपको सेम क्या करना है, 360/40 कितना आया? 9। अब संख्या 9 सम है या विषम? विषम है। और जब नंबर ऑड आए तो आपको बिल्कुल काट छांट नहीं करनी है, यही आपका क्या होगा? आंसर। कंफर्म हो ना? थीटा एंगल देकर जब भी पूछे 360 में उसको आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। जो संख्या आई, अगर इवन आई -1 कर देना, ऑड आए तो एज इट इज रख देना, वही आपका आंसर होगा। इवन और किसी में भी आ सकता है। देखो जब 90 डिग्री का एंगल बना था, हाँ ये कहने का मतलब जो आप कह रहे हो ना, हाँ ठीक, यहां तक कंफर्म हो ना? यदि दो समतल दर्पण के बीच 10 डिग्री का कोण बने, सपोज करो, और ऑब्जेक्ट उनके बीच में हो, तो कुल कितनी इमेज बनेंगी? 36। तो इवन नंबर आया ना, -1 कर दो, कितनी बनी? 35। कोई भी संख्या हो, बस आपको 360 में क्या कर देना है? भाग दे देना है। इतना कर सकते हो ना? सपोज नंबर फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट्स में आ रहा है, तो सपोज करें कि भाई मान लो आ गया कि 30.32। भाई हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं बनी, चाहे थोड़ी सी बनी, क्योंकि मैथ के कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जब 5 के ऊपर होगा पॉइंट में तब जाकर उसे ऐड करते हो राउंड फिगर में। लेकिन यहां तो करोगे ही, कैसे कह सकते हो कि नहीं बनी? नहीं कह सकते ना कि नहीं बनी। 10% ही बन रही है, बन तो रही है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई? 31। और नंबर क्या है? ऑड है ना, एज इट इज छोड़ देना। कंफर्म। अगर यही होता 29.50 तो कितने हो जाते? 30। ऑड आ गया ना, सॉरी इवन आ गया ना, -1 कर दें तो कितने बन गए? 29। तो बस इतना याद रखना, सम संख्या आ जाए -1 कर देना, विषम संख्या आ जाएगी तो क्या कर दोगे? एज इट इज छोड़ देना है। कंफर्म हो ना? पॉइंट नंबर सी, ए और बी की कंडीशन देख चुके हैं ना, पॉइंट नंबर सी पर आओ। If theta angle create between two plane mirror and object situated between them, then the number of image. If theta angle create between two plane mirror and object situated between them, then the number of image. ठीक है, नेक्स्ट में चलें सी नंबर। सर दो समतल हाँ दर्पण के बीच में जितना छोटा कोण होगा सर, उतना ही ज्यादा उसमें प्रतिबिंबों की संख्या मिलेगी सर। हाँ बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट में चलें सी नंबर। भाई अभी तक ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर के बीच में था ना, बीचों बीच नहीं था, बाइसेक्ट लाइन पे नहीं था। सपोज करो अभी हम लोगों ने यहां पर जो चेक किया तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो इस 90 डिग्री के एंगल में यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता था ना। और जब 40 डिग्री का एंगल बना था तो 40 डिग्री में भी यहां से लेकर यहां तक कहीं हो सकता था। अगर बीचों बीच होता तो ऑब्जेक्ट यहां होता ना 45 डिग्री पर, होता या नहीं? अगर यहां बीचों बीच होता तो 20 डिग्री पर होता या नहीं होता ऑब्जेक्ट? तो सिचुएशन ये लो कि अब ऑब्जेक्ट बीचों बीच है और थीटा भी बन रहा है। बात समझ में? नहीं? इफ थीटा डिग्री एंगल क्रिएट बिटवीन टू प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट बाइसेक्ट लाइन, मतलब समद्विभाजक रेखा पर हो, तो नेक्स्ट बनाओ। यदि दो समतल दर्पण के मध्य सेम लाइन लेते हैं ना, थीटा कोण बने, तथा वस्तु या ऑब्जेक्ट, यदि दो समतल दर्पण के बीच थीटा कोण बने तथा वस्तु की स्थिति
सम द्विभाजक बाइसेक्ट लाइन या बाइसेक्ट पोजीशन पर हो, तो इसका सीधा सा मतलब देखो, पॉइंट नंबर 1, सम द्विभाजक मतलब किसी चीज को समान दो भागों में विभाजित करे। तो समान दो भागों में विभाजित करने का मतलब हम देख लेते हैं, सपोज थीटा कोण कहे तो हम मान लेते हैं 90 डिग्री बन रहा था। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहां ले लो कि भाई दो समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बन रहा हो। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस सेम एग्जांपल पर ही देखो, अगर 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा था और वस्तु समद्विभाजक रेखा पे, तो बीचों बीच ऑब्जेक्ट यहां है ना, कंफर्म। और यहां अगर 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ऑब्जेक्ट सीधा यहां है ना, बीचों बीच। ठीक, अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट दो समतल दर्पण के बीच में है, तो बीच का मतलब यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता था। लेकिन अब पहली बार आकर बीचों बीच खड़ा हो रहा है ना, और जब बीचों बीच खड़ा हो तो देखो क्या करना है, 360 बाई 94 -1, तो ये 3 आंसर हुआ ना। पहले वाले में भी ये हुआ था। अब जरा इस वाले केस में आ जाओ, 360 बाई 40 इक्वल टू 9 -1 इक्वल 8। तब एक चीज याद रखना, यदि ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट लाइन पर है तो ऑलवेज -1। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज -1, फिर चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो। बात कंफर्म हो गई या नहीं? ठीक, जब बाइसेक्ट लाइन पे होगा तो ऑलवेज -1, और जब बाइसेक्ट लाइन पर नहीं है तो हमें सम संख्या में -1 करना होगा। क्लियर हो ना? प्लेन मिरर में आपके इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। प्लेन मिरर क्लियर। कल हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो बिल्कुल बनाओगे, तो फिर घटाओ, बिल्कुल घटाओ। वही हम लोगों ने कहा ना, सम है तो -1 कर दो बिना सोचे समझे, और विषम है तो एज इट इज छोड़ देना। ठीक है, और बाइसेक्ट लाइन पे आ जाए तो फिर चाहे सम हो या विषम हो, -1 करना है। ठीक है, ये जो बीचों बीच, अच्छा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो तो हम कल करेंगे। कल हमें स्फेरिकल मिरर करना है ना, गोलीय दर्पण, तो वहां पर वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक, सी का क्या, अच्छा इंग्लिश में, इफ थीटा डिग्री एंगल क्रिएट, सी में लिख लो, इफ थीटा डिग्री एंगल क्रिएट बिटवीन टू प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट बाइसेक्ट लाइन, एंड ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट बाइसेक्ट लाइन, देन द नंबर ऑफ इमेज। सभी लोग को क्लियर है? ओके, Yes, sir. थैंक्स। चलिए कल फिर मिलते हैं। ओके, मोस्ट वेलकम। Thank you, sir.